आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। मैं पहाड़ के एक छोटे से नगर रुद्रप्रयाग में रहती हूँ। पहले अपने गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय कन कचेरी में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ न तो छात्र थे और न ही अध्यापक। मेरी छोटी बहन कक्षा 3 में पढ़ती है, जबकि भाई दूसरी कक्षा में है। गांव में पढ़ने की अच्छी सुविधा नहीं थी, स्कूल भी दूर था, तो मेरे पिता मुझे, मेरी बहन और मेरे भाई को लेकर रुद्रप्रयाग आ गए। अब मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, मैं पढ़ लिख कर जज बनना चाहती हूँ। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन जब मैं अपनी सहेली तनुजा के बारे में सोचती हूँ तो दुख होता है। वो पढ़ने में होशियार है, लेकिन जिस सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो वह गाँव से बहुत दूर है। हाई स्कूल तो और भी दूर है। गांव के कई बच्चों को नदी पार करनी होती है। जब केदारनाथ आपदा आई थी तो झूला पुल बह गए थे। वो पुल अब भी नहीं बने हैं। गांव के बच्चे नदी पार करते समय ट्रॉली को भी हाथों से खींचते हैं और ट्रॉली खींचते समय कई बच्चों की उंगलियां कट जाती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गाँवों के अधिकांश स्कूलों में न तो अध्यापक हैं और न ही अन्य सुविधाएं। कई स्कूलों में तो शौचालय और पीने का पानी भी नहीं है, जिससे हम लड़कियों को ज़्यादा समस्या होती है। मिडिल के बाद हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बहुत दूर हैं। ऐसे में गांव की लड़कियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि माता पिता अपनी बेटियों को गांव से अधिक दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। ऐसे में बेटियां कैसे पढ़ेंगी? हमारे पहाड़ का जीवन बहुत कठिन होता है सर। यहाँ कई समस्याएं हैं, सड़क, स्वास्थ्य, जंगली जानवर का भय और उससे भी अधिक भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ का भय। मेरी माँ को आज भी घास लकड़ी लेने जंगल जाना होता है और वहाँ हमेशा गुलदार या भालू का भय होता है। मोदी सर, आपने श्रीनगर गढ़वाल में पिछले साल भाषण में गढ़वाली में 2 शब्द कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे पिता कहते हैं कि यदि राजधानी गैरसैंण होती तो गांव में ये समस्याएं नहीं होती। नेता और अधिकारी पहाड़ में हमारी तरह रहते तो हमारा दर्द समझ पाते। यदि राजधानी गैरसैंण होती तो लोग पहाड़ छोड़कर मैदान की ओर नहीं जाते। आकांक्षा नेगी, कक्षा 7A। रुद्रप्रयाग के नालंदा पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा 13 साल की आकांक्षा नेगी ने 2018 में यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा था। आकांक्षा का यह पत्र मीडिया में तो खूब छपा, लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी तक आज तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ उसी तरह जिस तरह 1960 से उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने चिल्लाने वाले आंदोलनकारियों, उत्तराखंडियों, युवाओं की आवाज सरकारों के कानों में आज तक भी नहीं पहुंच पाई है। गैरसैंण, जिसे पहाड़ी तब ही अपनी राजधानी मान चुके थे जब अलग उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन आज 23 साल बाद भी पहाड़ी गैरसैंण बोल रहे हैं और सरकार गैरसैंण में ठंड से डर रही है। जी हाँ, एक बार फिर देहरादून में बैठी सरकार को गैरसैंण में ठंड सुनकर ही कंपकंपी छूट गई है। और ये स्थिति तब है जब विधानसभा में संकल्प पत्र पारित है कि बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा। जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पर कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। डेट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। डेट्स का जैसे फाइनल हो जाएगा सीएम साहब के लेवल से, फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। गैरसैंण को राजधानी चुनने की सबसे बड़ी वजह ही यही थी कि अगर सत्ता पहाड़ में बैठेगी तो ही वो पहाड़ का दुख समझ पाएगी और यहाँ के मुताबिक विकास कार्यों को धार देगी। लेकिन लोगों का कहना है कि जो सरकारें ठंड के डर से कुछ दिन भी पहाड़ यानी गैरसैंण में नहीं गुजार पा रही, वो फिर क्यों कर ही चाहेंगे कि पहाड़ में राजधानी हो। लेकिन सवाल उठता है कि 23 साल बाद भी क्यों और कैसे गैरसैंण का मुद्दा अटका पड़ा है। घुघुती न्यूज की इस रिपोर्ट में आज हम पड़ताल करेंगे गैरसैंण की।
यूं पहाड़ी इसे उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं और इसे स्थायी राजधानी न बनाने के पक्ष में सरकार और दूसरे लोगों की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं। जानेंगे गैरसैंण के राजधानी बनने का इतिहास कि कब और क्यों गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के तौर पर चुना गया। सिर्फ चुना नहीं गया बल्कि गैरसैंण को राजधानी बना भी दिया गया, शिलान्यास भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी मुद्दा लटका पड़ा है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ ठंड की वजह से ही सरकारें गैरसैंण को राजधानी नहीं चाहती या फिर कुछ और वजह है। एक सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार देहरादून में ही रहना चाहती है तो इसे अभी तक अस्थायी राजधानी ही क्यों घोषित करके रखा है। क्यों उत्तराखंड को एक परमानेंट कैपिटल यानी स्थायी राजधानी नहीं दी जाती। इस रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने से जुड़े हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। गैरसैंण राजधानी बनाने के पक्ष में और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन उन तर्कों पर बात करने से पहले जान लेते हैं उस इतिहास को जिसमें गैरसैंण ने उत्तराखंड की राजधानी बनने के लिए आम पहाड़ियों के दिल में जगह बनाई। अलग उत्तराखंड राज्य के लिए जब आंदोलन तेज हुए तो एक विचार ये भी रहा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही हो और इस तरह 1960 में सबसे पहले गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाए जाने का विचार रखा गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात सबसे पहले कही। उन्होंने अपनी ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने भी रखी। गढ़वाली का ये प्रस्ताव नेहरू को भी भाया, लेकिन जमीन पर हुआ कुछ नहीं। हालांकि गढ़वाली के गैरसैंण का प्रस्ताव देने के बाद आंदोलनकारियों ने ये तय कर दिया था कि गैरसैंण को ही उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाएगा। अलग पृथक राज्य आंदोलन से उपजी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मांग को भी मजबूती से तत्कालीन सरकारों के सामने रखा। 1992 में उक्रांद ने गैरसैंण को राजधानी घोषित भी कर दिया। उक्रांद ने सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि यहाँ पर राजधानी का शिलान्यास भी कर दिया था। उक्रांद ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर राजधानी का नाम चंद्रनगर भी रखा। 1994 में गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के लिए क्रमिक अनशन भी किए गए। इसी साल तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने रमाशंकर कौशिक की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अलग उत्तराखंड राज्य देने की बात तो कही ही, साथ ही इसने गैरसैंण को यहाँ की राजधानी बनाए जाने का भी समर्थन किया। कौशिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहाड़ के 68% लोग गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। इस बीच अलग उत्तराखंड राज्य के साथ ही राजधानी के लिए भी आंदोलन होते रहे और आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। यहाँ भले ही पहाड़ियों की मांग गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी, लेकिन नेताओं ने देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया। साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण हो सकती है नहीं, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। कई सालों तक एक्सटेंशन मिलने के बाद आखिरकार 2008 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और बताया कि गैरसैंण राजधानी के लिए कतई मुफीद नहीं है। अब दीक्षित कमेटी ने क्या क्या तर्क गैरसैंण को राजधानी न बनाने के पक्ष में दिए, उन पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट के बाद भी गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के लिए आंदोलन चलते रहे। सरकारों ने गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर ना बोला और ना ही इसे राजधानी ही बनाया। हाँ, लेकिन सभी दलों ने गैरसैंण के नाम पर वोट जरूर बटोरे। सत्ताधारियों ने हमेशा देहरादून को राजधानी और नैनीताल को हाईकोर्ट देकर दोनों क्षेत्रों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पहाड़ के लोगों ने देहरादून को मन से कभी राजधानी स्वीकार नहीं किया। 3 नवंबर 2012 को तत्कालीन उत्तराखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने घोषणा की कि गैरसैंण में दूसरा विधानसभा भवन बनाया जाएगा। 9 नवंबर 2013 को गैरसैंण के भराड़ी सैंण में विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया गया। गैरसैंण के भराड़ी सैंण क्षेत्र में विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया गया था। 9 से 12 जून 2014 के बीच विधानसभा सत्र टेंटों में यहां पर आयोजित किया गया।
नवंबर 2015 में भी विधानसभा सत्र लगा। 2017 में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा भवन में हुआ। 2018 में पहली बार उत्तराखंड के विधानसभा सत्र का पहला बजट सत्र यही किया गया। फिर 2020 में भी इस परंपरा को जीवित रखा गया। इस बीच लगातार आंदोलनकारी ये मांग भी उठाते रहे कि उन्हें गैरसैंण स्थायी राजधानी के तौर पर मिलनी ही चाहिए। और इन मांगों को देखते हुए 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। और 8 जून 2020 को अधिसूचना जारी होते ही ये आधिकारिक हो गया। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से कई लोग खुश हुए तो कई लोगों ने कहा कि गैरसैंण स्थायी राजधानी ही बनाई जानी चाहिए। कई लोग तर्क देते हैं कि एक पूर्णकालिक राजधानी न होने की वजह से यहाँ स्थित विधानसभा परिसर एक रिजॉर्ट से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर बाबा मोहन ने 13 बार भूख हड़ताल की और अपनी जान भी गंवाई। आखिरकार फिर भी क्यों गैरसैंण आज तक राजनीतिक बास्केटबॉल ही बना हुआ है, इस पर अभी भी सवाल खड़े होते हैं। उत्तराखंड आंदोलन के दिनों से ही ये तो साफ था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही हो, लेकिन इसके लिए गैरसैंण को ही क्यों चुना गया? क्यों नहीं किसी दूसरे क्षेत्र को चुना गया? तो गैरसैंण को राजधानी चुनने की एक अहम वजह थी इसकी प्लेसिंग। गैरसैंण वैसे तो गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में है, लेकिन ये कुमाऊं और गढ़वाल के एकदम केंद्र में है। यहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। तर्क ये दिया गया कि अगर राजधानी गैरसैंण में होगी तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों तरफ के लोगों के लिए यहाँ आना जाना आसान होगा। दूसरी तरफ गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के लिए दोनों ही मंडल के लोग राजी थे। गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के सवाल पर कभी कोई विवाद दोनों मंडलों के बीच नहीं हुआ और न ही किसी दूसरे क्षेत्र को राजधानी बनाए जाने की उस तरह से मांग उठाई गई। पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में इसलिए भी मांगी जा रही थी ताकि सरकार भी खुद पहाड़ चढ़े और पहाड़ का विकास हो सके। उम्मीद जताई गई थी कि पहाड़ में राजधानी होने से सत्ताधारी नेता पहाड़ की तकलीफों और दुखों को समझेंगे, लेकिन न पहाड़ी राजधानी मिली और न ही सत्ताधारी नेताओं को यहाँ की तकलीफें समझ में आईं। गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में किस तरह के तर्क दिए जाते हैं, उन पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर सरकार गैरसैंण को राजधानी न बनाने के पक्ष में क्या क्या तर्क देती है। दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ के भूगोल का हवाला देते हुए कहा था कि ये क्षेत्र राजधानी के लिए मुफीद नहीं है। उनका कहना था कि यहाँ पर भारी भरकम निर्माण नहीं हो सकते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गैरसैंण गंगा और रामगंगा के डिस्चार्ज जोन में स्थित है। इस वजह से यहाँ पर भूजल विकास की संभावना ना के बराबर है। डिस्चार्ज जोन का मतलब है कि यहाँ पर पानी जमीन के अंदर जमा होने की बजाय बाहर की ओर निकल जाता है। झरने और नदियों का उद्गम स्थल डिस्चार्ज जोन ही होते हैं। माना जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में पानी की किल्लत बड़ी समस्या बन सकती है और गैरसैंण में ये समस्या है भी। इस पर कुछ तर्क देते हैं कि रामगंगा से पानी हासिल कर गैरसैंण की प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि रामगंगा में इतना पानी है ही नहीं। पानी की आपूर्ति के लिए दूसरा विकल्प कर्णप्रयाग स्थित अलकनंदा नदी को बताया जाता है, लेकिन ये गैरसैंण से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पानी को इतनी ऊंचाई पर उठाकर ले जाने में बहुत अधिक खर्च होगा। 2008 में राजधानी चयन आयोग ने अलकनंदा से पानी लाने पर 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया था। नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने भी कुछ तथ्य पेश किए हुए हैं। इन तथ्यों के मुताबिक वाहन और प्रदूषण से स्थानीय नदियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय ढाल, ढीली मिट्टी और आए दिन होने वाले भूस्खलन के कारण भी गैरसैंण भारी भरकम निर्माण गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थान कतई नहीं है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि राजधानी के लिए यहाँ भूमि जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगा। अमर उजाला की 2020 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गैरसैंण में 76% भूमि जंगल है। महज 1% भूमि पर लोग रह रहे हैं और उनकी खेती बाड़ी भी हो रही है। वहीं 23% भूमि खुला जंगल है। ऐसे में राजधानी का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सरकार के लिए जमीन जुटाना
आसान नहीं होगा। राजधानी चयन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गैरसैंण में राजधानी बनाने के लिए 1500 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। जानकारों का कहना है कि यहाँ की इकोलॉजी भी काफी संवेदनशील है, इसलिए उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए बुनियादी ढांचा तैयार करना आसान नहीं होगा। क्योंकि राजधानी में सचिवालय, विधानसभा, पुलिस मुख्यालय समेत कई तरह के सरकारी के ऑफिस बनेंगे और इनके लिए भारी भरकम निर्माण करना होगा। जानकारों की माने तो जो इस क्षेत्र के लिए बेहतर साबित नहीं हो सकता। तो एक तरह से इन तर्कों को मान लें तो गैरसैंण में राजधानी किसी भी स्थिति में नहीं बन सकती। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। सवाल उठता है कि जब इतने सारे खतरे गैरसैंण में हैं, तो फिर इसे ही क्यों राजधानी बनाए जाने की मांग उठाई जा रही है। गैरसैंण के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि पर्यावरणीय चिंताओं का डर दिखाकर सरकार गैरसैंण से मुख मोड़ लेना चाहती है। तर्क यह भी दिया जाता है कि यहाँ आज तक कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। यहाँ तक कि जब 2013 की आपदा आई तो गैरसैंण में बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ और सबसे पहले सड़कें भी यहीं की ठीक हो गई थी। एक रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं के तर्क को नकारते हुए वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी भी कहते हैं कि जब ये सरकारें पंचेश्वर और टिहरी जैसे बांध बनाती हैं, तब ये कभी नहीं सोचती कि यहाँ प्राकृतिक आपदाओं की आशंकाएं कितनी ज्यादा हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने पहाड़ों को खोद डाला है, लेकिन वहाँ इन्हें पर्यावरण की चिंताएं नहीं खाती। सिर्फ राजधानी के नाम पर ये चिंता बढ़ जाती है। वो इसे सरकार का बड़ा कुतर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ी राज्य के विकास का रास्ता गैरसैंण से होकर ही जाता है। पर्यावरण की चिंताओं का समाधान बताते हुए पर्यावरणविद और समाज सेवी सुरेश भाई अमर उजाला से बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर्वतीय शैली में भवन बनाए जाएं, बारिश के पानी को बचाने की व्यवस्था की जाए, भूकंप आपदा से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं हैस्को के संस्थापक निदेशक अनिल जोशी कहते हैं कि जरूरी है कि पहाड़ की राजधानी में रह रही सरकार की समझ भी पहाड़ की हो। मौसम के डर से गैरसैंण के नाम पर तौबा करने वाली सरकारें लगातार बहानेबाजी ही कर रही हैं। जोशी कहते हैं कि गैरसैंण को पर्यावरण मित्र के रूप में विकसित करना होगा। राजधानी के लिए पानी का इंतजाम करना एक चुनौती जरूर है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि गैरसैंण की इकोलॉजी काफी ज्यादा संवेदनशील है। यहाँ पर पर्यावरण के मोर्चे पर कई चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन ये समस्याएं ऐसी भी नहीं हैं कि जिनका समाधान नहीं निकाला जा सकता। जानकार कहते हैं कि सरकार अगर रणनीतिक रूप से योजना बनाए, यहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखकर निर्माण और दूसरे कार्य करवाए, तो समाधान संभव हो सकता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टियां सिर्फ पहाड़ चढ़ने से बचने के लिए गैरसैंण के मुद्दे को टालती रहती हैं। गैरसैंण को चुनावों में तो खूब भुनाया जाता है, लेकिन इसे स्थायी राजधानी बनाने के नाम पर बीते 23 सालों में सिर्फ छुटमुट कोशिशें ही हुई हैं, लेकिन जन भावनाओं के मुताबिक कोई काम नहीं। ठंड के नाम पर पहाड़ चढ़ने से डरने वाली ये सरकारें फिर क्या इन बच्चों की तकलीफें समझेंगी जो आज भी डंडी कंडी के सहारे स्कूल जाते हैं? क्या उनकी तकलीफें ये सरकार समझेंगी जहां आज भी रोड नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कि कैसे आज भी पहाड़ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसीलिए पूरा पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही चाहता है, जिसे सरकारें सुनकर भी अनसुना करती रहती हैं। रिपोर्ट देखिएगा और बताइएगा कि किसके तर्क आपको सही लगते हैं। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको हमारी बात समझ आई हो, और इसके साथ ही अगर आप उत्तराखंड को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।